क्या पढ़ा था बच्चों? आज अपनी घरेलू क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं है, अपन बात कर सकते हैं आपस में। हाँ बताओ, कल अपन ने एंथर वॉल पढ़ ली थी, चारों लेयर्स की बात कर ली थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम, और उसके बाद अपन ने माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट को भी देख लिया था। तो बच्चों इसमें एक टर्म आप याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, इसको मिला के कहा जाता माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इसके कुछ स्टेप मैंने आपको कल थोड़े बहुत बताए थे, मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करा दूं। क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ cells develop as a knob on thalamus। शुरुआत में ये बात देखी थी अपन, ठीक है। अविभेदित कोशिकाओं का एक समूह विकसित होता है पुष्पासन पर एक नोब की तरह, घुंडी की तरह, ठीक है। ये कल वाली बातें ही है। और सराउंडेड बाई, ये क्या रहता है? सराउंडेड बाई सिंगल लेयर एपिडर्मिस, बताया था मैंने आपको, ठीक है। बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से ठीक नीचे क्या होता है? यहां पे ये मास पहले तो क्या हो जाता है? स्क्वायर शेप हो जाता है, ठीक है। और बिलो द एपिडर्मिस 4 सेल्स बिकम्स मोर प्रोमिनेंट एट 4 कॉर्नर्स। वो तो बताया था ऐसा मैंने कल एक डायग्राम के थ्रू, कि इस तरीके से वो जो मास होता है शुरू में तो ऐसा होता है, ठीक है। उनके चारों ओर एक लेयर होती है जिसको आप क्या कह देते हो? एपिडर्मिस। बाद में ये जो मास होता है ये इस तरीके से स्क्वायर शेप हो जाता है, या टेट्रागोनल कह सकते हो आप। और इसमें एपिडर्मिस जो लेयर है उसके नीचे की तरफ 4 सेल क्या हो जाती है? ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। किसकी प्रेजेंस में? अपने कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस की प्रेजेंस में। वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पर ये जो 4 सेल हैं, इन 4 सेल को अपन ने क्या नाम दिया था? दे आर कॉल्ड आर्की स्पोरियल इनिशियल, ठीक है। आर्की स्पोरियल इनिशियल 4 बनती हैं आर्की स्पोरियल इनिशियल, और ये 4 आर्की स्पोरियल इनिशियल फिर डिवाइड होती है माइटोसिस। माइटोसिस से 2 सेल बनती है। आउटर को अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल, और इनर को अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ये कल बताया था मैंने आपको, ठीक है। जिसमें से जो पैराइटल सेल है, ये आउटर पैराइटल सेल जो आपको दिख रही है, इससे 3 लेयर बनेंगी। कौन कौन सी? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ठीक है। और जो इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस है, इससे पहले बनेगा स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू से बनेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, और फिर उसमें मियोसिस से बनेगा क्या? मियोसिस से बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। पूरा एक साथ ग्रुप बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो 4 माइक्रोस्पोर मिलके क्या कहलाएंगे? टेट्राड कहलाएंगे, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो टेट्राड की सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर्स, टेट्राड में क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर्स इन टेट्राड रिमेन कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए पॉलीसेकेराइड कैलोज। कैलोज जो है, ये ध्यान रखना, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है बच्चों। और इसका वैसे अगर अपन केमिकल नेम देखें तो इसको अपन बोलते हैं बीटा 1,3 ग्लूकान। क्या बोलते हैं? बीटा 1,3 ग्लूकान, ओके। अब ये कैलोज डिसॉल्व हो जाएगा किससे? ये कैलोज डिसॉल्व हो जाएगा कैलेस। कैलेस से डिसॉल्व हो जाएगा तो 4 माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे, और ईच माइक्रोस्पोर विल स्टार्ट द न्यू गैमेटोफाइटिक जनरेशन। और ये हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर के साथ कौन सी जनरेशन स्टार्ट हो गई?
गैमेटोफाइटिक जनरेशन। जैसे ये माइक्रोस्पोर बना और साथ के साथ पूरी माइक्रोस्पोरेंजियम भी बन गई, क्योंकि सारी वॉल बन गई, प्लस अंदर स्पोरेंजिया बन गई, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बन गया। तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट क्या कहलाता है? ये पूरा डेवलपमेंट कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसके बाद ये जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट का पर्पस क्या बनाना है? गैमेट बनाना। चूंकि ये कौन सा गैमेटोफाइट है? माइक्रो, इसलिए ये बेसिकली मेल गैमेटोफाइट है। तो कौन सा गैमेट बनाना है? मेल गैमेट। तो अब जो इससे गैमेट का डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो आज की बात जो अपन शुरू करेंगे बेसिकली वो कहां से शुरू करेंगे? माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे शुरुआत में जो स्पोर बना है, ये स्पोर स्टार्टिंग करता है मेल गैमेटोफाइट। अब ये स्पोर मैच्योर होकर डेवलप होगा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन हम इसे कब बोलते हैं? जब इस स्पोर के चारों ओर कुछ स्पेसिफिक कवरिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो इस स्पोर के अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस तो है ही, ये तो है ही। इसके बाद इसकी जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल इनिशियली इसको अपन बोल देते हैं इंटाइन। क्या बोल देते हैं? इंटाइन। जो इमीडिएट कवरिंग है इसकी, वो इसकी सेल वॉल है और वो क्या कहलाती है? इंटाइन। इसमें होता है सेलुलोज एंड पैक्टिन, सिंपल। ठीक है, ओके। और जो बाहर है इसके बाहर फिर एक और एडिशनल कवरिंग इसमें डिपॉजिट होती है, और वो जो एडिशनल कवरिंग डिपॉजिट होती है उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऑर्नामेंटेड डिपोजिशन होता है इसका, और इसको अपन क्या बोलते हैं फिर? एक्साइन। एक्साइन के अंदर अगर अपन सब्सटेंस देखें तो यहाँ एक तो होता है क्यूटिन, वैक्सी सब्सटेंस, और फिर होता है स्पोरोपोलिन। तो बेसिकली इंटाइन तो एक सेल वॉल की तरह ही है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन, लेकिन जो एक्साइन है उसमें क्या क्या है? क्यूटिन प्लस स्पोरोपोलिन। ठीक है, तो ये एक पॉलन ग्रेन यहाँ डेवलप हो रहा है। और पॉलन ग्रेन, अब यहाँ पे ये अर्ली पॉलन ग्रेन है, स्टार्टिंग वाला। ठीक है, ये अर्ली पॉलन ग्रेन, स्टार्टिंग पॉलन ग्रेन है। स्टार्टिंग पॉलन ग्रेन के अंदर अपन क्या बोलेंगे? जो इमीडिएट कवरिंग है उसको तो अपन ने क्या नाम दिया? इंटाइन। और जो आउटर कवरिंग है उसे अपन ने नाम दिया एक्साइन। ठीक है, तो ये अर्ली पॉलन ग्रेन हो गया। जैसे ही माइक्रोस्पोर के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है, अपन इसको क्या कह देते हैं? पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु जो है वही आगे चल के क्या बनाता है? वही आगे चल के परागकण बनाता है। लेकिन परागकण में अभी बाकी का डेवलपमेंट होना बाकी है। लेकिन परागकण का मतलब क्या है? चारों ओर आवरणों से घिरा हुआ। इंटाइन को अंतःचोल बोल लेते हैं, और जो एक्साइन है वो बाह्यचोल बन जाती है, आवरण। ठीक है, तो इस पर स्पोरोपोलिन होता है, और स्पोरोपोलिन बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस, हार्डेस्ट कह सकते हो आप इसे, या टफेस्ट कह सकते हो इन प्लांट किंगडम। और वाटर इसके अंदर बहुत कम होता है, लेस देन 5% वाटर इसमें होता है, इसलिए इसकी कंपोजिशन बहुत हार्ड होता है। और हार्ड कंपोजिशन होने की वजह से चारों तरफ से ये कवर नहीं हो जाए इससे, इसके लिए कुछ पॉइंट पर आप देखो एक्साइन में स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं हुआ है। ये पॉइंट कहलाते हैं जर्म पोर। जर्म पोर, हिंदी में जनन छिद्र बोलते हैं। जर्म पोर क्या है एक्चुअल में? साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। बेसिकली जब ये जर्मिनेट होगा, पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट होगा, तब इसके इन पोर्स से क्या निकलेगी? पॉलन ट्यूब निकलेगी। तो ये साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब है। कौन? जर्म पोर। ये क्यों छोड़े गए हैं? ताकि जब ये पहुंच जाए स्टिग्मा पर, कार्पल के स्टिग्मा पर, तो वहां जाके इसमें से पॉलन ट्यूब डेवलप हो पाए, इसके लिए इसे छोड़ा गया है। ठीक है, आई बात समझ? अब इसमें आगे गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। उसी गैमेटोफाइट के और मेल गैमेट के कंप्लीट डेवलपमेंट को मिला के हम क्या कहते हैं? माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। तो इनिशियली तो हमने देखी इसकी आउटर कवरिंग्स इंटाइन एंड एक्साइन। एक्साइन में जिस पॉइंट पर डिपोजिशन नहीं हुआ उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया? जर्म पोर कह दिया। और इनका टेक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। एक बात ध्यान रखना, जर्म पोर जो होते हैं ये टेक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्या मतलब इसका? इसका सीधा सीधा मतलब है कि मोनोकॉट और डाइकॉट में इनमें डिफरेंस होता है। मोनोकॉट के जर्म पोर और डाइकॉट के जर्म पोर में डिफरेंस होता है।
डाइकॉट में या तो ये ऐसे लेंस लाइक होते हैं या स्लिट लाइक होते हैं, लेंस या स्लिट लाइक। इसके लिए हम एक टर्म यूज कर देते हैं कोलपेट। क्या कह देते हैं? कोलपेट। कभी कभी एक पोर की तरह भी हो सकते हैं, पोर वाले को हम बोल देते हैं पोरेट। ठीक है, अगर वो लेंस या स्लिट लाइट होंगे तो कोलपेट बोल देते हैं, पोर लाइक होते हैं तो पोरेट बोल देते हैं, रटने की जरूरत है नहीं। पर मोनोकॉट्स में ये इस तरीके से होते हैं कि एक फरो डेवलप करते हैं ऐसे। जर्मपोर जो होते हैं वो एक फरो की फॉर्म में होते हैं जिसको बोलते हैं जर्मिनल फरो। अब आपको इसमें क्या सीखना है? आपको कुछ भी नहीं रखना है इन दोनों में से, पर यह ध्यान रखना है कि जो डिपोजिशन हुआ है किसका, स्पोरोपोलिनिन का, वो इस हिसाब से होता है कि बाकायदा मोनोकॉट और डाइकॉट में अलग अलग होता है, इसलिए जर्मपोर की शेप बदल जाती है। इसलिए डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलिनिन या शेप ऑफ जर्मपोर टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस की होती है, यानी कि पर्टिकुलर ग्रुप में पर्टिकुलर टाइप का ही डिपोजिशन होगा और पर्टिकुलर ग्रुप में पर्टिकुलर टाइप का ही जर्मपोर जनन छिद्र मिलेगा। ठीक है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। ओके, एक बात। दूसरी बात, ये जो डिपोजिशन है, इसी डिपोजिशन की वजह से पोलन ग्रेन जो होते हैं उनका आसानी से डिग्रेडेशन कह दो या डिटोरिएशन कह दो आप, यानी उनका अपक्षय, अपक्षरण, उनका विनाश आसानी से नहीं होता। और यही रीजन है कि पोलन ग्रेन के जो फॉसिल्स होते हैं वो फॉसिल हमेशा बहुत अच्छी स्टेट में मिलते हैं, और फॉसिल की जो स्टडी होती है उसको अपन क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। जब बॉटनी में बात करते हैं तो पैलियो बॉटनी बोल देते हैं। तो बच्चों, पैलेंटोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में पोलन ग्रेन बहुत काम की चीज होती है। हमें बहुत सारे एंजियोस्पर्म और उनके एंसेस्टर का अंदाजा पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर से लगा है, क्योंकि पोलन ग्रेन के फॉसिल जल्दी से डिग्रेड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि बाहर क्या है? बाहर बहुत हार्ड कवरिंग है किसकी? स्पोरोपोलिनिन की। ओके, बात समझ में आ गई? ये तो हो गई आउटर कवरिंग्स की बात। अब अपने को देखना है उसके अंदर गैमेट का डेवलपमेंट कैसे होगा, यानी गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ी सी। तो देखो, सबसे पहले आप क्या कहोगे? सबसे पहले क्या होता है बच्चों? जो इसका न्यूक्लियस होता है, कौन सा? हैप्लॉइड न्यूक्लियस। वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक्सेंट्रिक हो जाता है, किसी एक साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और जब ये एक साइड शिफ्ट होता है तो उसके दूसरी साइड पर यहां पर क्या डेवलप होने लग जाती है? स्मॉल वैक्यूल डेवलप होने लग जाती है। ऐसे स्मॉल वैक्यूल इसके अंदर बनने लग जाती है। बाहर कवरिंग तो वही की वही है, वो कवरिंग मैं दिखा नहीं रहा हूं इसमें, पर आप समझ जाओ वो यहां मौजूद हैं। ठीक है, ऐसे स्मॉल वैक्यूल डेवलप होती है। उसके बाद साहब थोड़े टाइम बाद ये स्मॉल वैक्यूल एक साथ जुड़ जाती है और एक लार्ज वैक्यूल बना लेती है। क्या बना लेती है? एक लार्ज वैक्यूल बना लेती है इस तरीके से, और इस वजह से एक एंड पर तो वैक्यूल नजर आती है, दूसरे एंड पर न्यूक्लियस नजर आता है। अब इस न्यूक्लियस में होता है डिवीजन। न्यूक्लियस में जो डिवीजन होता है, चूंकि ये सारी स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्या है? हैप्लॉइड है, तो इसमें कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा। लेकिन ये जो माइटोसिस होता है ना बच्चों, इसकी एक खासियत होती है, ये अनइक्वल होता है। क्या होता है? अनइक्वल माइटोसिस होता है, क्योंकि इसका जो स्पिंडल बनता है वो अनइक्वल बनता है। कैसे बनता है स्पिंडल? आप देखोगे अगर इसको तो आप पाओगे कि इसमें अरेंजमेंट जो हुआ है क्रोमोसोम का वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक पॉइंट पर तो स्पिंडल इस तरह से टिप्ड स्ट्रक्चर दिखाता है और एक पॉइंट पर वो वॉल से जुड़ा रहता है ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ अनइक्वल स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से दो अनइक्वल शेप या अनइक्वल साइज के न्यूक्लियस डेवलप होते हैं। दूसरे एंड पर अभी तो वैक्यूल नजर आ रही है आपको, थोड़े टाइम बाद ये डिसअपियर हो जाएगी। तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये जो अनइक्वल स्पिंडल बना है, मैं इसको बोलूंगा अनइक्वल स्पिंडल। क्यों? क्योंकि दोनों एंड पर ये टैपरिंग नहीं है, एक एंड पर तो टैपरिंग और दूसरे एंड पर बॉल से जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है, इसकी वजह से दो अनइक्वल न्यूक्लियस बनते हैं। एक तो बनता है लार्ज साइज्ड इरेगुलर न्यूक्लियस और एक बनता है स्मॉल साइज्ड कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरह से दो न्यूक्लियस बनते हैं। फिर इसमें होता है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस किस तरीके से होता है? साइटोकाइनेसिस का तरीका भी स्पेशल है। साइटोकाइनेसिस जब इसमें होता है तो उसके रिजल्टेंट क्या होता है कि जो स्मॉल साइज न्यूक्लियस है, वो स्मॉल साइज न्यूक्लियस इस तरीके से वॉल फॉर्मेशन होता है कि एक स्पिंडल शेप सेल में वो आ जाता है ऐसे।
और ऐसा लगता है कि ये स्पिंडल शेप सेल बाकी की जो सेल बची है उसके अंदर तैर रही है, ठीक है, बाकी की जो सेल बची है उसमें ये स्पिंडल शेप सेल तैर रही है, ठीक है। ऐसा इस तरीके का डिवीजन होता है कि लगता है ये इसकी वॉल से चिपकी हुई है और इसका एक छोटा सा पार्ट है जो इस हिस्से ने कवर कर रखा है, समझे। तो अनइक्वल सेल बनी, अनइक्वल सेल में ये जो छोटी सेल है स्पिंडल शेप जो आपको दिख रही है इसको कहते हैं अपन जेनरेटिव सेल। क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल। और ये जो लार्ज सेल दिख रही है आपको इसको कहते हैं ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। क्या बोल देते हैं? ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। तो बच्चों कितनी सेल्ड स्टेज आ गई? 2 सेल्ड। न्यूक्लियस कितने आ गए? 2 न्यूक्लियस। अब 2 सेल्ड और 2 न्यूक्लियस इस स्टेज में बाहर की तरफ क्या है? इंटाइन तो है ही, और साथ में क्या है? साथ में एक्साइन भी मौजूद है। अब ये एक पॉलन ग्रेन ऐसा हो गया कि ये एक मैच्योर पॉलन ग्रेन हो गया। कितना मैच्योर? इतना मैच्योर कि इसका पॉलिनेशन हो सकता है। दिस पॉलन ग्रेन इज नाउ रेडी टू पॉलिनेट। तो इट इज मैच्योर पॉलन ग्रेन। वाइल मैच्योर, इसको अपन मैच्योर पॉलन ग्रेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन इसी स्टेज पर होता है। समझ गए? इन 60% एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन अकर एट दिस स्टेज ओनली, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म में इसी अवस्था में पॉलन ग्रेन को रिलीज कर दिया जाता है। रिलीज करने के लिए क्या होगा? एंथर की वॉल डिहाइस होंगी और वो डिग्रेड हो जाएंगी और पॉलन ग्रेन उनके फ्री कर दिए जाएंगे। लेकिन बच्चों ये पॉलन ग्रेन तो मैच्योर हो गया, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनेशन के लिए रेडी हो गया, पर ये मेल गैमेटोफाइट अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें मेल गैमेट नहीं आया, सीधी सी बात। तो ये है मैच्योर पॉलन ग्रेन, पर ये है इमैच्योर, क्या? इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलोगे आप इसको? इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो ये पॉलन ग्रेन तो भले ही क्या हो सकता है, ये पॉलन ग्रेन तो मैच्योर हो सकता है, पर ये गैमेटोफाइट अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कब फाइनल मानेंगे? जब मेल गैमेट आ जाएगा। अभी तो गैमेट आया नहीं, अभी तो 2 सेल आई हैं, एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव या ट्यूब सेल। एट दिस 2 सेल्ड स्टेज और 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज, एट दिस 2 सेल्ड एंड 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज 60% एंजियोस्पर्म शेड देयर पॉलेंस। छोड़ देते हैं उसको कि जाने के लिए आजाद है, अब चाहे हवा में उड़ के जा, चाहे पानी में तैर के जा, चाहे इंसेक्ट लेके जाए, पर एंथर बस्ट हो जाता है और ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन इसी स्टेज पर होता है। बात समझ में आ गई? किस स्टेज पर? 2 सेल्ड 2 न्यूक्लिएटेड। पर क्या गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पूरा हो गया? नहीं हुआ। तो गैमेटोफाइट का ये जो अधूरा डेवलपमेंट है ये कहां हुआ है? ये स्पोरेंजिया के अंदर हुआ है या स्पोरेंजिया से बाहर हुआ है? अभी तक का तो अंदर हुआ है। तो ये जो डेवलपमेंट है बच्चों, जितना अभी अपन ने पढ़ा, जितना डेवलपमेंट अभी अपन ने पढ़ा, ये जो अपन बोल रहे थे प्रोसेस, जिसको अपन नाम दे रहे थे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, उस माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के दौरान ये वाला जो डेवलपमेंट है, ये वाला डेवलपमेंट कहलाता है बच्चों प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। क्या कहलाता है? प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। और चूंकि ये कहां हो रहा है, क्या ये उसी प्लेस पर नहीं हो रहा जहां माइक्रोस्पोर बने? माइक्रोस्पोरेंजिया के ओरिजिनल प्लेस पर नहीं हो रहा, उसके अपने घर में नहीं हो रहा। बोलो, ये डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर के अपने घर पे हो रहा है, क्योंकि जिस घर में वो बना उसी में हो रहा है, अभी वो घर छोड़ के गया नहीं है। तो उससे पहले का जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा? इन सीटू। क्या कहलाएगा? इन सीटू। और क्या ये डेवलपमेंट कंप्लीट है? तो ये डेवलपमेंट कहलाता है प्रिकॉशियस। क्या कहलाता है? प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। प्रिकॉशियस अपन उस वर्ड के लिए यूज करते हैं जहां पर कोई चीज पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, इमैच्योर हो जाती, ठीक है। तो ये एक प्रिकॉशियस डेवलपमेंट है, ये इन सीटू डेवलपमेंट है, और ये प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट के होने के बाद पॉलन ग्रेन हो जाता है रेडी टू पॉलिनेट। अब आगे का जो प्रोसेस होना है वो होना है
स्टिग्मा ऑफ कार्पल पर। आगे की जो इसकी पढ़ाई पूरी होगी वो कार्पल के स्टिग्मा पर होगी। यहां तक ये आधी डिग्री लेके निकल लिया, ठीक है। अभी पूरी डिग्री नहीं मिली है इसको, क्यों? क्योंकि इसको गैमेट फॉर्मेशन इसने किया नहीं है, तो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट नहीं माना जाएगा। चलो तो बीच की स्टेज को स्किप करते हुए अपन इसे सीधा पहुंचा देते हैं। कहां? अपन इसे सीधा पहुंचा देते हैं उस ठिकाने पर जहां इसका बाकी का डेवलपमेंट होने वाला है, और वो है स्टिग्मा ऑफ कार्पल। जे साहब पहुंच गया पॉलन ग्रेन स्टिग्मा ऑफ कार्पल पर। इस तरीके से इसमें सरफेस रफ नजर आती है, तो अपन ने ऐसे शो कर दिया। अभी पूरा नहीं दिख रहा है इसलिए ऐसे शो कर। ओके, ठीक है। अब यहां होता क्या क्या है उसे देखते हैं। ये साहब स्टिग्मा ऑफ कार्पल पर पहुंचा है, तो हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म का पॉलिनेशन क्या कहलाता है? स्टिग्मैटिक, क्योंकि वो स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। और जिम्नोस्पर्म के पॉलन ग्रेन कहां पहुंचते हैं? सीधे ओव्यूल के माइक्रोपाइल पर पहुंच जाते हैं। कार्पल जैसा कुछ होता ही नहीं, तो फिर वो होता है माइक्रोपाइलर। यहां होता है ये स्टिग्मैटिक। तो एंजियोस्पर्म का पॉलिनेशन स्टिग्मैटिक है, जबकि जिम्नोस्पर्म का पॉलिनेशन माइक्रोपाइलर है, ये हम जानते हैं। ओके, अब जब ये यहां पहुंचा, तो यहां पहुंच के क्या होता है? इनमें आपस में बातचीत होती है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन किससे होगी? प्रोटीन से होगी। अगर वो कंपैटिबल निकल गए, एक दूसरे के जान पहचान के निकल गए, मतलब ऐसे निकल गए कि अब वो कह सकते हैं कि हाँ भाई पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो सकता है, पूरी तरह पराया भी नहीं हो, किसी दूसरी स्पीशीज का नहीं हो, और बहुत ज्यादा अपना भी नहीं हो, मतलब कंप्लीटली सेल्फ को भी प्रिवेंट किया जाता है ज्यादातर, और दूसरी स्पीशीज का तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से इनमें अगर कंपैटिबिलिटी डेवलप हो जाती है तो ये पॉलन ट्यूब बना सकता है। जिन पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन होता है एसेंशियली उनमें सेल्फिंग भी चलती है, उनमें अपना पॉलन ग्रेन भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन का एस्पेक्ट। अब अपन देख रहे हैं कि ये यहां पहुंच गया, और ये यहां पहुंच गया, तो अब सबसे पहले यहां पर जो मॉइस्चर होती है, किस पर? स्टिग्मा पर मॉइस्चर होती है, तो मॉइस्चर कंटेंट को ये एब्जॉर्ब करता है। पॉलन ग्रेन ड्राई सरफेस रखता है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? ये स्वॉलअप होता है, थोड़ा सा इसमें इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसका इनर कंटेंट बढ़ता है, ठीक है, इसकी अंतर वस्तुओं का आयतन बढ़ता है। जब ऐसा होगा तो आप सोचो क्या होगा? ये इंटाइन है, ठीक है, और इंटाइन के चारों ओर कौन सी लेयर है? इंटाइन के चारों ओर लेयर है आपकी एक्साइन। एक्साइन एक हार्ड सरफेस है, आपको मालूम, जिसमें ज्यादा एक्सपांशन हो नहीं सकता, बोलो ऐसा ही है। लेकिन इंटाइन जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इधर की तरफ मान लो इसमें ये है आपकी कौन सी सेल? जनरेटिव सेल, और ये कौन सी सेल है? ये ट्यूब सेल है, ठीक है। अब इसने इनर कंटेंट ने क्या किया? इनर कंटेंट इंक्रीज हो गया मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके और आसपास की कुछ चीजें लेकर। तो जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये एक्सपांड होने की कोशिश करेगी, और एक्साइन क्या कहेगी? एक्साइन इसको एक्सपांड होने नहीं देगी। तो फिर प्रेशर कहां जाएगा? सारा जर्म पोर पर पड़ेगा, क्योंकि जर्म पोर वाली जगह एक्साइन नहीं है। तो किसी एक जर्म पोर से इंटाइन जो है वो एक ट्यूब की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, बेसिकली एक आउटग्रोथ की फॉर्म में बाहर आती है, ठीक है। ये आउटग्रोथ बाहर आ गई, और जैसे ही आउटग्रोथ बाहर आई हम इसे कह देंगे डेवलपिंग पॉलन ट्यूब। क्या कह देंगे? डेवलपिंग पॉलन ट्यूब। और डेवलपिंग पॉलन ट्यूब डेवलप होते ही हम क्या कह देते हैं? पॉलन ग्रेन का क्या हो गया? जर्मिनेशन, पराग कण का अंकुरण। अंकुरण का मतलब ही क्या है? पराग कण से पराग नलिका का निकलना। इरप्शन ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। जैसे ये यहां पहुंचा, इसने इनर कंटेंट बढ़ाया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब की और अपनी इंटाइन को एज ए आउटग्रोथ बाहर निकाल दिया। जैसे ये आउटग्रोथ बाहर निकली, पॉलन ट्यूब डेवलप होना शुरू हो गई, बेसिकली यहां पर, ठीक है। ऐसे कहां पे जा रही है पॉलन ट्यूब डेवलप होती हुई? स्टाइल के अंदर। कहां जा रही है? स्टाइल के अंदर। तो स्टाइल को या तो पेनिट्रेट करती हुई जाएगी, या स्टाइल होलो होती है तो अपने आप जगह उसको दे देगी, ठीक है, समझ गया। अब ये आगे बढ़ेगी, ये जब आगे बढ़ेगी तो इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करेगी एक सेल। कौन सी सेल? ट्यूब सेल। कैसे? ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस, ये जो ट्यूब सेल का न्यूक्लियस है इसको बोल देते हैं बच्चों ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है।
और जो जनरेटिव सेल का है उसको जनरेटिव न्यूक्लियस बोल देते हैं। ओके, अब देखो तो आप क्या देख रहे हो, ये जो ट्यूब सेल है, इस ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस आउटग्रोथ में एंटर कर जाता है, ये इसमें एंटर कर जाता है, और पीछे जो है, पीछे क्या रह गई, जनरेटिव सेल रह गई, जनरेटिव सेल, ठीक है, जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल के पास अपना न्यूक्लियस है और अपनी सेल है ऐसी स्पिंडल शेप। ये जो आपकी ट्यूब न्यूक्लियस है, जब ये ट्यूब न्यूक्लियस यहां पहुंच गया तो बेसिकली पूरी ट्यूब सेल ही यहां आ गई, क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर ट्यूब सेल में ही तो चल रही थी, बोलो। तो ये ट्यूब न्यूक्लियस जब यहां पहुंच गया तो इसने क्या किया, इसने पॉलन ग्रेन की जो ग्रोथ हो रही है उसका चार्ज अपने हाथ में ले लिया, और ये कह रही है कि अब आगे की सारी जिम्मेदारी कौन संभालेगी, इसकी ग्रोथ की जिम्मेदारी कौन संभालेगी, ट्यूब से। ये ट्यूब न्यूक्लियस पहुंच गया और अब इसको आगे ग्रो करवाएगा, आगे से आगे। तो ये आगे से आगे ग्रो करती जाती है, अगर यहाँ कोई टिश्यू डिसॉल्व करना है तो उसको डिसॉल्व करती हुई आगे बढ़ती जाती है, और अगर ये होलो है तो भी एक्सपांड होती चली जाती है। एक्सपांशन में कौन हेल्प करता है इसके एक्सपांशन में हेल्प करता है ओव्यूल जो बना हुआ है। उस ओव्यूल में माइक्रोपाइल के पास एक apparatus होता है जिसका नाम होता है फिलीफॉर्म apparatus। वो फिलीफॉर्म apparatus अभी मैं बताऊंगा, वो कुछ केमिकल सिक्रेट करता है, और उस केमिकल के इन्फ्लुएंस में मैं आपको बता दूं हल्का सा कि वो कैसे है। वो दरअसल ऐसे है, ये ओवरी है, इस ओवरी में ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स हैं, और ये जहाँ इंटेगुमेंट नहीं है वहाँ माइक्रोपाइल है, यहाँ एक ऐसा apparatus होता है, ये कुछ केमिकल सिक्रेट करता है। इस केमिकल के अट्रैक्शन में ये बढ़ती चली जाती है, तो एक तरह का कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है, समझ गए। तो ये लगातार आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये जो पीछे से कौन सी सेल रह गई, जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप सेल होकर और एंटर हो जाएगी किसमें, पोलन ट्यूब में, और वहां जाके ये डिवाइड होगी और दो सेल डेवलप कर देगी, ठीक है। माइटोसिस होगा इसके अंदर, क्योंकि मियोसिस तो हो चुका ऑलरेडी। माइटोसिस से ये क्या कर देगी, दो सेल डेवलप कर देगी। ये दो सेल क्या कहलाएंगी, टू मेल गैमेट। क्या कहलाएगी, टू मेल गैमेट। आमतौर पर इनमें से एक थोड़ा बड़ा और एक छोटा होता है, प्लस ट्यूब सेल होती है। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाता है, एक तो साहब आपकी ट्यूब सेल, एक जो लार्ज मेल गैमेट है और एक जो स्मॉलर मेल गैमेट है। ये तीनों यहाँ आगे बढ़ते हैं, इनको मिला के कहा जाता है मेल जर्मिनल यूनिट। क्या कहा जाता है, मेल जर्मिनल यूनिट। मेल जर्मिनल यूनिट में क्या शामिल है, एक तो ट्यूब सेल और दो मेल गैमेट, जिनमें से एक बड़ा और एक छोटा होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से मेल जर्मिनल यूनिट बनती है। ये जब मेल जर्मिनल यूनिट बन गई तो बताओ यहाँ पे कितनी सेल आ गई और कितने न्यूक्लियस आ गए, और अब मेल गैमेट आपको मिल चुका है, मेल गैमेट मिल चुका। जब मेल गैमेट मिल गया तो गैमेटोफाइट का पर्पस पूरा हो गया। और किस लिए आया था गैमेटोफाइट, बोलो। गैमेटोफाइट का काम क्या था, मेल गैमेट बनाना। और कल मैंने आपको बताया था कितना इलेबोरेटेड गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म, कितना इलेबोरेटेड, 3 सेल का। कितना, 3 सेल का। 3 में से एक तो ट्यूब सेल और 2 मेल गैमेट। तो ये जो 3 सेल 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज आपको दिख रही है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्या कहा जाता है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो बोलो, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट समझ में आ गया। मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में सबसे पहले पार्शियल डेवलपमेंट कहां हुआ, इनसाइड एंथर, इनसाइड पोलन सैक, इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। उसे अपन ने इंसिटू, प्रिकॉशियस या प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहते हैं। ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो, ये जो पूरा डेवलपमेंट आप देख रहे हो, बेसिकली इसे क्या कहना चाहिए, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहना चाहिए। और ये इसके अपने घर पे हो रहा है क्या, नहीं, ये दूसरे घर पे हो रहा है, और इसलिए इसको क्या कहोगे, एक्स सीटू, ठीक है। तो ये एक्स सीटू डेवलपमेंट है और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट है। और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट के बाद इस आपका कंप्लीटली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट डेवलप हो गया, जो कैसा है, 3 सेल्ड 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज रखता है। अब आगे की बात है कि उनमें से कौन सा मेल गैमेट कहां जाके किससे फ्यूज होगा, उसके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। बोलो, आई बात समझ में। ये तो हो गया पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर और उसका जर्मिनेशन। अब पॉलन ग्रेन में और भी काम की बातें आती हैं, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक तो किसकी वजह से,
एक तो उनकी स्पोरोपोलिन कवरिंग की वजह से। तो वो टेक्सोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के भी पॉलन ग्रेन 1000 लाख करोड़ साल पुराने मिल जाते हैं तो फिर उनकी स्टडी की जाती है, तो बहुत सारा मालूम चलता है उनसे, क्योंकि फॉसिल स्टडी के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं पॉलन ग्रेन। एक बात तो ये हो। दूसरा, पॉलन ग्रेन बच्चों बहुत ह्यूज अमाउंट में बनते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस ह्यूज अमाउंट में जब चीज़ बनती है और उसके अंदर सेल्स प्लस उसमें कुछ न्यूट्रिशन रखा जा रहा होगा, तो पॉलन ग्रेन बहुत अच्छे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस भी होते हैं। कई जगहों पर पॉलन ग्रेन के सिरप यूज़ किए जाते हैं, उनकी टैबलेट यूज़ की जाती है एज ए टॉनिक। उसकी फोटो तक देख रखी है आपकी बुक में, पॉलन पिल्स दिखा रखी हैं, पॉलन के सिरप दिखा रखे हैं। तो पॉलन अच्छे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होते हैं, एक बात, ठीक है। दूसरा, पॉलन जो होते हैं इनकी जो आउटर कवरिंग है, इस आउटर कवरिंग पे कई बार ऐसे प्रोटीन्स रहते हैं जिनकी वजह से ये एलर्जी कॉज कर सकते हैं। क्या कॉज कर सकते हैं? क्योंकि हवा में रिलीज होते हैं बहुत सारे पॉलन ग्रेन, तो एनिमल्स में ये एलर्जी कॉज करते हैं। इसलिए कई सारे स्पीशीज हैं जिनके पॉलन ग्रेन एरो एलर्जेंस होते हैं। जैसे अपन ने कैस्टर का नाम लिया था, अगर आपको याद, तो कैस्टर अरंडी जिसको बोलते हैं, उसमें रिसिनस कम्युनिस, ऐसे बथुआ, एमेरेंथस, चौलाई, चिनोपोडियम, इनके सबके पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एलर्जिक होते हैं। कुछ पॉलन ग्रेन हे फीवर कॉज करते हैं। ऐसी तरह तरह की एलर्जिक डिजीजेस ये कॉज करते हैं, ठीक है। एलर्जी के बारे में थोड़ा बहुत आपने इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर पढ़ा होगा। एलर्जी के केस में ब्लड में कौन सी सेल इंक्रीज होती है? मास्ट सेल तो होती है, उसके अलावा ग्रैन्युलोसाइट में बताओ। मास्ट सेल तो कॉमन आपने वो बता दी, कनेक्टिव टिश्यू की सेल। मैं तो ब्लड की बात कर रहा हूँ, ब्लड में होती है मास्ट सेल? मास्ट सेल तो कनेक्टिव टिश्यू की सेल है। ब्लड में क्या होती है? ब्लड में होती है आपकी इयोसिनोफिल। हे फीवर जो होता है ना, उसमें इयोसिन इंक्रीज होती है, ध्यान रखना। ये इयोसिनो जो आपकी होती है फिल्स, वो इंक्रीज होती है, तो इयोसिनोफिलिया बोलते हैं किसको? हे फीवर को। ये ध्यान रखना। वैसे तो आगे की बातें आगे काम आएंगी, अभी तो नहीं। तो इयोसिनोफिलिया बोला था हे फीवर को, और हे फीवर एक कॉमन एलर्जी है किससे होने वाली? पॉलन ग्रेन से होने। पॉलन ग्रेन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेने लग जाए तो बहुत सारी मिल जाएंगी। तरह तरह के पॉलिनेशन अपैरेटस मिलते हैं, ठीक है। तरह तरह की यहाँ पे यूनिट बनती हैं। पॉलन ग्रेन कई किसी के बहुत छोटे होते हैं, किसी के बहुत बड़े होते हैं, किसी के रिबन जैसे होते हैं, किसी के धागे जैसे होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए जा सकते हैं। मैं एक भी नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि मैं तो वो चीज़ बता रहा हूँ जो बुक में दी है और आपको उसका कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए। तो पहले मुझे ये बताओ कि पॉलन ग्रेन तक का डेवलपमेंट और मेल गैमेट तक का डेवलपमेंट आपको पूरा समझ में आ गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पॉलन की यूजेस की हैं। तो मैंने बता दिया, टॉनिक की तरह यूज होते हैं, सिरप की तरह यूज होते हैं, प्लस एलर्जी तो कॉज करते ही करते हैं, प्लस जो आपके पॉलन ग्रेन है इनमें एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया था, पॉलन वायबिलिटी, कि किसी चीज के पॉलन ग्रेन कितने टाइम तक जिंदा रह सकते। देखो, इंटैक्ट होना अलग बात है, जैसे थे वैसे रहना अलग बात है, लेकिन उनके अंदर का जो गैमेट है वो जिंदा रहना दूसरी बात है। अब ये मत सोचो 1 करोड़ साल पुराना पॉलन ग्रेन मिल गया तो जिंदा मिलेगा आपको और आप किसी के भी ऊपर डाल के उसको जर्मिनेट करा लोगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो मिलेगा वैसा का वैसा जैसा वो रिलीज हुआ था, तो काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जर्म पोर तो दिख जाएगा, ये तो पता चल जाएगा वो पोर जैसा है या स्लिट जैसा है या जर्मिनल फरो है, ये तो पता लग जाएगा मोनोकॉट का है या डाइकॉट का है, और भी बातें होती हैं, ठीक है। तो उसका जो पॉलन पे स्पोरोपोलिन का जो डिपोजिशन होता है ना, उससे बहुत सारी टेक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन पॉलन वायबिलिटी फिक्स है। किसी के पॉलन ग्रेन 30 मिनट तक ही वायबल रहते हैं, किसी के 1 महीने तक भी रह सकते हैं। वो एग्जाम्पल अभी अपन देख लेंगे। ओके, तो पॉलन वायबिलिटी एक एस्पेक्ट है, बाकी पॉलन का यूज एक एस्पेक्ट है, बाकी पॉलन का जो डेवलपमेंट था और मेल गैमेट का डेवलपमेंट था वो सारा मैंने आपको बता दिया। बोलो, तो यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उससे रिलेटेड पहले तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और फिर माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी मेल गैमेट, ये पूरा आपको समझ में आ गया। बस तो आपका 30% चैप्टर यहाँ पूरा होता है और अपन इसको एक बार उस फॉर्मेट में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फ्लावर का इंट्रोडक्शन मिलेगा। सारे फ्लावरिंग प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तो अपन जानते ही हैं। नॉर्मल केस में बात हो रही है, एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही। इन्फ्लोरेसेंस का जो स्ट्रक्चर है फ्लावर का, फ्लोरल पार्ट का, ये बहुत जबरदस्त रेंज दिखाता है एडेप्टेशन की, और ये रेंज आपको देखनी है तो मॉर्फोलॉजी में खूब देख ली अपन ने ये रेंज, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस की, फ्लोरल पार्ट की, ठीक है। और इसीलिए उससे क्या डिसाइड होता है? इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिसाइड होता है। वो कौन है? फ्रूट एंड सीड्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट क्या है?
फ्रूट एंड सीड। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट क्या है? फ्लावर, ठीक है। और फ्लावर की साइट क्या है? इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर में जो एडेप्टेशन है वो अल्टीमेटली किससे जुड़े हुए हैं? वो अल्टीमेटली इस बात से जुड़े हुए हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एंश्योर किया जाए और फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन कंफर्म किया जाए। आगे चल के हम एक एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं, पॉलिनेशन। बोलो, तो पॉलिनेशन में आप पढ़ोगे कि साहब एयर पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं आमतौर के उनके जो एयर पॉलिनेटेड जो प्लांट हैं आमतौर पे उनके फ्लावर एक कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस में रहते हैं। तो ये क्या है? ये एडेप्टेशन ही तो है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें यहाँ कोरिलेट करती है। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। ये देखो साहब, पेड़ था, पहले फ्लावर आए, फिर फ्रूट आए और फिर सूख गया, पतझड़ आ गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये तो स्टेजेस हैं, चलती रहेंगी। लास्ट में जब इसमें सीड बनेगा तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा, वो एक सीड कॉट में कवर होगा और उसको जो फूड देगा वो कौन देगा? कॉटिलिडन। हो सकता है कि उसमें कुछ फूड अभी भी एंडोस्पर्म में बचा रह जाए, अगर मोनोकॉट सीड है तो एंडोस्पर्म भी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। ये तो एक जनरल बात बताई है, फ्रूट एंड सीड, ये बताया था और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी इसी से मतलब है, सारे उसमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं, प्री पॉलिनेशन, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ब्रांच ऑफ बॉटनी जो नेचर एंड डेवलपमेंट को डिसाइड करती है, किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई हर एक चीज के, उसको अपन क्या कह देते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। तो कुछ लोग इस चैप्टर को एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी पढ़ाते हैं, पुराना पैटर्न है, ठीक है, इसलिए इसको यहां दे दिया। ओके, चलो। देन फ्लावर फैसिनेटेड ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का, इसीलिए बनाया है उसने कि लोग उससे अट्रैक्ट हों, इसलिए उसके कई सारे ऑब्जेक्ट हैं। देखो हमारे यहाँ फ्लावर के ऑब्जेक्ट बताने की वैसे जरूरत नहीं है, पर फिर भी बता दो। एस्थेटिक, सुंदरता के लिए, सामाजिक, अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग फूल इस्तेमाल होते हैं, पता है आपको। रिलीजियस, वो भी आपको मालूम है, एंड कल्चरल, सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है ना फ्लावर। तो ये तो ह्यूमन की यूज की बात होगी, पर प्लांट ने इसलिए नहीं बनाया था, प्लांट ने इसलिए नहीं बनाया था, ह्यूमन को तो और स्पेशल कुछ कारण मिल गए। तो चलो ठीक है, वो भी फूलों के पास जाएगा और बेसिकली इंसान तो तोड़ता ही और तो कुछ नहीं करता, पॉलिनेशन में कोई हेल्प नहीं करता। बट एंजियोस्पर्म ने वो फ्लावर किस लिए बनाए थे? उनको तोड़ने के लिए नहीं बनाए थे, उनको उनसे अट्रैक्ट होने के लिए बनाए थे। पर अट्रैक्ट किस वे में हो? इस वे में कि पॉलिनेशन में हेल्प करे। अब इंसान तोड़ता है तो फिर उगाता भी है, यही फायदा है। जिस प्लांट को वो यूज करता है उसको वो खेती भी करता है, तो इतना फायदा जरूर हो जाता है एंजियोस्पर्म। चलो देख लो साहब, तरह तरह के यहाँ पे ये साहब रिलीजियस यूज हो गया, ठीक है। ये अब आप जो मर्जी चाहे यूज कर लो, यहाँ से नर्सरी से ले जाके। ओके ओके, देन बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है? इट इज ए मॉडिफाइड शूट। अपन ने तो यहीं से बात शुरू की क्योंकि अपन सब बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ओके, देन उसका पर्पस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ठीक है। ये देखो साहब, इनका काम क्या है? इनका काम ऐसे खिल जाना है और ऐसे खिल के फाइनली क्या करना? अट्रैक्ट करना इंसेक्ट को, ताकि वो इसके पॉलन ग्रेन को ले जाए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फुलफिल कराए। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जिसमें 4 वल्व्स होते हैं। 4 वल्व्स को आप बहुत अच्छे से जानते हो, कितनी बार पढ़ोगे, ठीक है। रिसेप्टेकल, सेपल, पेटल, एंथर और ये स्टिग्मा स्टाइल वाला कार्पल, ठीक है। ये 4 हर्ल है बेसिकली। देन वापस डिवाइड कर लो इसको, इसमें से 2 तो आपके नॉन एसेंशियल है, 2 एसेंशियल है, ठीक है। जो एसेंशियल है वो तो फर्टाइल है और जो नॉन एसेंशियल है वो स्टेराइल है। अगर ये डाइकॉट है तो कैलिक्स कोरोला, और अगर ये मोनोकॉट है तो, ठीक है। ओके, देन इनको तो आप जानते ही हो, गायनेशियम, एंड्रोशियम। ओके, इसकी यूनिट स्टेमन, इसकी यूनिट कार्पल, ये है माइक्रोस्पोरोफिल, ये है मेगा स्पोरोफिल। ओके, यहीं से अपनी बात चालू हो जाती है। ये देखो साहब, ये पता ही है आपको सारा का सारा, ये ओवरी दिखाई हुई है, देखो ओवरी के अंदर ये ओव्यूल का अरेंजमेंट दिखाया हुआ है इस तरीके से, और ये पूरा क्या है? गायनेशियम, ठीक है, ऐसे। चलो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे चलते हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स में क्या आएंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन, जिसको आप माइक्रोस्पोरोफिल कहना चाहिए, इसे स्पोरेंजियम गलत बोला है, उसके अंदर होती है स्पोरेंजियम, ठीक है। और फिर उसमें क्या डेवलप होंगे? पॉलन ग्रेन। इन सबको देखते हैं। चलो, स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल, अब सही बोल दिया। मेल सेक्स ऑर्गन 2 पार्ट होते हैं बेसिकली, एक तो ऊपर एंथर और नीचे फिलामेंट। बीच का कनेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया, क्योंकि रोल इसी का, इसका रोल है वेस्कुलर सप्लाई देना और इसका रोल है
स्पोरेंजिया रखना जिसमें स्पोर बनेंगे और आगे पॉलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है, ऐसे। चलो, एंथर ब्रॉड नॉब लाइक फर्टाइल पार्ट होता है, अपन ने देखा था ओरिजिन कैसे होता है इसका। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर में 2 लोब होती है और ऐसे एंथर क्या कहलाते हैं, डाइथिकस, ठीक है। ये देखो, ये आपकी बुक का डायग्राम आ गया, ये आपको 2 लोब वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इनके अंदर ये जो स्पोरेंजिया, इनमें पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, इसके पॉलन सैक बोलेंगे। अब देखो, ये सेक्शन है जो अपन देखते हैं ना ऐसे वाला, ये सेक्शन है, बेसिकली ये पूरा है। तो इसमें एक ऐसे पूरी लोब चल रही है, एक ऐसे दूसरी लोब चल रही है और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और उनके बीच में ये जो पार्ट है, ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस है जहां से बस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 2 लोब होती है, डाइथिकस एंथर होता है और टेट्रा स्पोरेंजिएट हो जाता है। ऐसे देख लो, ये देखो इसका सेक्शन कट के, ये देखो दिख रही है आपको चारों स्पोरेंजियम। इसमें इमीडिएट लेयर टेपिटम हो जाएगी, बाकी लेयर्स को आप जानती हो, ओके। डाइथिकस एंथर, उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, इसलिए वो टेट्रा स्पोरेंजिएट कहलाता है और हर एक लोब में 2 होती हैं, ठीक है, इसलिए डाइथिकस भी बोल देते हैं, ऐसे, ठीक है। ये धतूरे में दिखा दिया, धतूरा कॉमन है, बस मालवेसी के अलावा ज्यादातर क्या है, डाइथिकस है, ओके। ये देखो ऐसा सिस्टम है, चारों तरफ आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रही है, एक लोब में 2 दिख रही है, ओके। देन ऐसा आ रही है, ठीक है। ये बाइलोब्ड हो गया, इसके अंदर 2 स्पोरेंजिया, इसको डाइथिकस बोल दिया, टोटल 4 इसको टेट्रा स्पोरेंजिएट बोल दिया। बीच में गाइनेशन में रहा है। स्पेशल केस है मोनोथिकस का, कौन बताओ जल्दी, आगे एग्जाम, हिबिस्कस यानी मालवेसी, ठीक है। तो बाइस्पोरेंजिएट होता है, ये देखो मालवेसी की याद है आपको, वो मैंने बताया था आपको, स्टेमिनल ट्यूब, उस स्टेमिनल ट्यूब पे बहुत सारे, क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, जल्दी से बोल दो, स्टेमन में सारे के सारे स्टेमन अपने फिलामेंट से कनेक्ट हैं। पहली बात तो ये एडेल्फी है, और ये कौन सी एडेल्फी है, मोनोएडेल्फी। मोनोएडेल्फस कंडीशन का फेमस एग्जांपल ये हिबिस्कस, देखो आ गया सामने आपके, गुड़हल देखा है ना सबने, गुड़हल वही है, ये सारे देखो पॉलन ग्रेन है और इनमें सिंगल लोब है, मोनोथिकस है इसका, ठीक है, ओके। तो गुड़हल में ये सिचुएशन होती है, फ्लावर में मॉर्फोलॉजी में पढ़ा भी था अपन। फिलामेंट तो स्टेराइल पार्ट है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है। प्रॉक्सिमल एंड जो इसका है वो किससे जुड़ा होता है, थैलेमस से, और डिस्टल एंड किससे जुड़ा होता है, डिस्टल एंड जुड़ा होता है एंथर से। और कई बार वो प्रॉक्सिमल एंड और किससे जुड़ा हो सकता है, थैलेमस के अलावा, पेटल से या टेपल से, याद है एपीपेटलस, एपीटेपलस सिस्टम है, उससे भी जुड़ा हो सकता है। तो वो तो मॉर्फो में देख ही लिया ना अपन, ऐसे देखो, ये तो फिलामेंट है और ऊपर एंथर है, ठीक है। ये देखो, ये वही गुड़हल है, ये फिलामेंट जुड़े हुए हैं स्टेमिनल ट्यूब से, ये क्या है, स्टेमिनल ट्यूब, ओके। चलो, इसके क्वेश्चंस को अपन छोड़ देते हैं अभी एक बार, और काम की बात वापस लेते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पीछे चला गया थोड़ा सा, उन वॉल्स को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। स्ट्रक्चर जो टीएस है उसमें क्या होती है, होमोजेनस मास मेरिस्टेमेटिक सेल का शुरुआत में आता है और उसी में से क्या डेवलप होती है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो एंथर वॉल से सराउंडेड है। मैंने पूरा डेवलपमेंट बताया था आपको, एपिडर्मिस, आर्किस्पोरल इनिशियल, प्राइमरी स्पोरोजीनस, प्राइमरी पेराइटल, देन पूरी एंथर वॉल, देन स्पोरेंजिया, ओके। तो इसने डायरेक्ट बोल दिया। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो होती है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है और फिर उससे क्या बनती है, माइक्रोस्पोर बनती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल हो या खुद स्पोरोजीनस, ये दोनों कैसी होंगी, यानी ये किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का, ओके, क्लियर। देन ये देख लो साहब, ये वॉल है चारों तरफ, इस वॉल में ये टेपिटम अंदर है, ये मिडिल लेयर है और बाहर एंडोथीसियम है, इसमें ये रही एंडोथीसियम, ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है, और सबसे बाहर एपिडर्मिस है। ये तो 4 दिखा दी, इसमें से ये अकेली दिखा दी। अकेले में देखो अंदर तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, येलो कलर की लेयर क्या है, टेपिटम, येलो कलर की लेयर क्या है, टेपिटम। बाहर ये ऑरेंज कलर की क्या है, मिडिल लेयर, और उसके बाहर ये ग्रीन कलर की एंडोथीसियम, और सबसे बाहर ये जो व्हाइट सी दिख रही है ये एपिडर्मिस। अब जब डिहाइस होगा तो देखो केवल एपिडर्मिस बचेगी, बाकी सारी लेयर डिसॉल्व होगी, ओके। तो एपिडर्मिस लास्ट तक हेल्प करेगी और इस तरीके से ये रिलीज हो जाएंगे, ओके। चलो, टीएस ऑफ यंग एंथर, व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये इसने शो कर दिया। मैच्योर डिहाइस एंथर, पहले बात तो टीएस यंग एंथर की थी, फिर एक माइक्रोस्पोरेंजियम का व्यू दिखा दिया और फिर मैच्योर डिहाइस्ड एंथर इसने दिखा दिया आपको, ओके। एंथर वॉल्स पे चलो,
सबसे पहले 4 होती हैं, एपिडर्मिस सबसे बाहर, आउटर 1 सेल थिक लेयर, थिन वॉल सेल्स होती हैं इसके अंदर, बिटवीन 2 पॉलन सैक बिलोंगिंग टू एपिडर्मिस इज कॉल्ड स्टोमियम। इसने स्टोमियम वर्ड यूज कर दिया क्योंकि स्टोमियम पर एंडोथीसियम लेयर क्या बताई थी मैंने, थिकनिंग एब्सेंट बताई थी, इसलिए वहां पर इसने स्टोमियम यूज किया है। और स्टोमियम का काम क्या है, डिहाइसेंस। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि द थिन वॉल सेल प्रेजेंट बिटवीन 2 पॉलन सैक, आमतौर पे 2 जो पॉलन सैक बनते हैं ना उनके बीच में ही आता है। ठीक है, देखा था ना आपने साइड में लाइन ऑफ डिहाइसेंस 2 के बीच में आ रही थी ना, तो उनके बीच में ये स्टोमियम रीजन आता है, वहीं से डिहाइसेंस होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। एपिडर्मिस ये रही, और ये रीजन स्टोमियम रहा जहां पर बाद में ये डिसरप्ट हो जाएगी। ओके, चलो, अरे उल्टा चल दिया, स्टोमियम आ गया। देन एंडोथीसियम, एंडोथीसियम क्या है, ये दिस लेयर में सेलुलोजिक फाइब्रस थिकनिंग होती है जो इनर टेंजेंशियल वॉल से डेवलप होती है और जो बाद में डिहाइसेंस में हेल्प करती है, क्योंकि जहां ये कमजोर पड़ती है बाकी सब जगह तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर इसमें क्या होती है कि स्ट्रेचिंग आती है, और जहां ये एब्सेंट होती है वहीं से ये बस्ट हो जाती है, इसलिए हेल्प करती है किसमें, डिहाइसेंस में, क्योंकि इसकी नेचर कैसी है, हाइग्रोस्कोपिक, और उसका रीजन है कि इसमें थिकनिंग मिलती है अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स की। ठीक है, ये देखो एंडोथीसियम अलग से ग्रीन लेयर दिखा रखी है आपको। ठीक है, तीसरी मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर क्या करती है, 1 to 3 सेल है। एफिमेरल का मतलब बताया था, शॉर्ट लिव्ड और मैच्योरिटी पे डीजनरेट। बोलो हो गया, चलो ये देखो साहब, ये मिडिल लेयर दिखा दी इसने, थोड़ा सा डिटेल में डायग्राम बता दिया। देन इंपॉर्टेंट इज द टेपिटम, ये इनरमोस्ट लेयर है एंथर वॉल की जो स्पोरोजिनस टिश्यू को डायरेक्टली कवर करती है, ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन का नरिशमेंट करती है, इसकी सेल डेंस साइटोप्लाज्म रखती है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस रखती हैं, और साथ में पॉलीप्लॉइड भी होती हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड और पॉलीप्लॉइड होती है। ठीक है, आगे बात समझ। देन ये रही टेपिटम, ये आउटर लेयर जो आपको दिख रहा है ना डेंस मास, ये येलो कलर का, अंदर तो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये तो स्पोरोजिनस टिश्यू, ये है टेपिटम। ठीक है, ऐसे। ओके, चलो, स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है, हर एक सेल डिवीजन करती है, आगे क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और फिर जब वो डिवीजन करती है तो क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और हर एक अपने आप में पॉलन मदर सेल होती है। क्यों, क्योंकि आगे जाके ये पॉलन ग्रेन बना सकती है। तो माइक्रोस्पोर के स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल अपने आप में पोटेंशियल पॉलन मदर सेल होती है, जबकि मेगा स्पोर में ऐसा नहीं होता, वहां केवल एक ही सेल डेवलप होती है जो पोटेंशियल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक सेल, ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन मदर सेल, किसकी, स्पोरोजिनस टिश्यू की, क्योंकि वो क्या बनाएगी आगे जाके, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उससे बनेगा माइक्रोस्पोर, जो आगे जाके क्या डेवलप होगा, पॉलन ग्रेन। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल, पीएमसी, यानी वही, उसी को आप क्या बोल रहे हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें आगे कौन सा डिवीजन होना है बताओ, इसलिए उसको आप और क्या कह सकते हो, मियोसाइट। ओके, चलो, माइक्रोस्पोर अरेंज होते हैं क्लस्टर में 4 सेल के, जिसे अपन क्या कहते हैं, टेट्राड। ये देखो सिंगल मियोसिस, डबल मियोसिस, और ये टेट्राड बन गया। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट और सेकंड से ये इस तरीके से डेवलप होते हैं, फिर सेपरेट हो जाते हैं ऐसे। अब पॉलन ग्रेन को देखो, पॉलन ग्रेन कैसा है, स्फेरिकल होता है नॉर्मली, 25 से 50 जो है ये माइक्रोन में होगा, शायद देख लेना, नैनोमीटर तो नहीं होना चाहिए, माइक्रोमीटर होना चाहिए। ठीक है, माइक्रोमीटर होगा डायमीटर में, ये ध्यान रखना। सेल वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन जो होती है उसको स्पोरोडर्म कह दिया इसने, जिसमें 2 लेयर होती है, इंटाइन और एक्साइन। आउटर लेयर इज एक्साइन, इनर इज इंटाइन। ठीक है, देन ये देखो ऐसे आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा, अपन ने बताया था ना ऐसे स्पाइक, वो इसलिए दिख रहा है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में ये एक्साइन लेयर है और जो अंदर है वो इंटाइन लेयर है। ठीक है, जो ऊपर स्पाइक आ रहे हैं वो तो एक्साइन है, उसके अंदर जो लेयर है वो क्या है, इंटाइन। एक्साइन जो होती है उसमें क्या होता है, इसमें स्पोरोपोलिन होता है, ये फैटी सब्सटेंस होता है, लिपिड नेचर का होता है, पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट नेचर का सब्सटेंस है और ऑर्गेनिक है। ठीक है, सॉल्ट नहीं है इसमें, क्या है ये, ऑर्गेनिक है। आपने और भी सब्सटेंस पढ़े होंगे, जैसे आपकी बोन की मैट्रिक्स, वो भी हार्ड होती है, पर उसमें क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, यहाँ ये फैटी सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो आप, ये देखो, ये बाहर क्या है, ये बाहर एक्साइन है, लेकिन ये एक्साइन जहाँ जहाँ एब्सेंट है वहाँ क्या बोल रहा है, ये जर्म पोर। ठीक है, और ये इंटाइन है।
और ये न्यूक्लियस दिखा रखा है, और इसने पूरा डेवलप दिखा दिया। ये कौन सी सेल दिखा दी, और ये कौन सी, ट्यूब सेल। तो 2 सेल्ड स्टेज पे पॉलन ग्रेन को दिखा दिया इसने। ओके, एक्साइन इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाई, नो एंजाइम इज नोन टू डिग्रेड इट। तो इसका डिग्रेडेशन नहीं होता, ना तो एसिड से, ना एल्कलाई से, ना हाई टेम्परेचर से, ना किसी एंजाइम से। ठीक है, तो ये किसी से भी खत्म नहीं होती, इसीलिए पॉलन ग्रेन के फॉसिल हमेशा अच्छे मिलते हैं। पॉलन ग्रेन ऑफ द पास्ट प्लांट आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। ठीक है, और इस पे प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, जर्मपोर, जहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होती। ये बात पढ़ी ना अपन। ओके, देन ये देखो ऐसे देखने को मिलेंगे, तरह तरह की शेप दिख रही है। ये सारी शेप टेक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस की होती है, अलग अलग काम आती है। ठीक है, ओके, ये प्लैनेट्स नहीं है, ना ये कोई कंकड़ पत्थर है, कोई ज्वेल भी नहीं है, ये नगीने नहीं है, ये हैं सिर्फ और सिर्फ पॉलन ग्रेन। और ये डिवीजन होता हुआ दिखा रखा है, देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखा रखा है ऐसे। ओके, चलो, इंटाइन, इंटाइन क्या है, सिंपल सेलुलोज पेक्टिन। डेवलपमेंट कैसे होता है मेल गैमेटोफाइट का, सबसे पहले माइक्रोस्पोर फर्स्ट सेल होती है इसकी, और जर्मिनेशन जो माइक्रोस्पोर का होता है वो इन सिटू होता है, कहां पर, उसकी मदर प्लेस पर। ठीक है, माइक्रोस्पोर बेस्ट डिफाइंड क्या किया सकते हैं, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। शुरुआत में मेल गैमेटोफाइट पार्शियली डेवलप है, उसी में 2 सेल बन जाएंगे आगे जाके। माइक्रोस्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू लार्ज वेजिटेटिव एंड स्मॉल जनरेटिव। कैसे, जनरेटिव सेल जो होगी वो स्पिंडल शेप होगी और डेंस साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा, और ये तैरती हुई आपको महसूस होगी किसमें, ट्यूब सेल। ये देखो साहब, ये रहा आपका इनिशियल जिसमें एक न्यूक्लियस था, फिर क्या हुआ, फिर ये देखो यहाँ पर ये एक जनरेटिव सेल बन गई स्पिंडल शेप, और ये बड़ी सेल हो गई। ये स्पिंडल शेप सेल इसमें तैरती हुई दिख रही है आप। फिर ये पहुंचा स्टिग्मा पर, तो इसमें से इंटाइन बाहर आ गई, इंटाइन बाहर आ गई तो ट्यूब न्यूक्लियस तो चला गया यहाँ, फिर जनरेटिव न्यूक्लियस पीछे से पहुंचा और डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बना दिया। यही पूरा डेवलपमेंट इसने बता रखा है। ठीक है, इसमें यहां तक का डेवलपमेंट क्या है, इन सीटू यानी प्री पॉलिनेशन, और यहां तक का ये पोस्ट पॉलिनेशन, और ये कहां हो रहा है, स्टिग्मा पर, और बाकी का ये स्टाइल। शुरू में जब जर्मिनेशन होगा वो स्टिग्मा पर, और जो बाकी मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा इनसाइड द पॉलन ट्यूब वो स्टाइल। ठीक है, ओके। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस एट 2 सेल्ड स्टेज इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, रिमेनिंग स्पीशीज पर 3 सेल्ड में हो जाता है, पर अपन उसी को मानते हैं। फर्दर डेवलपमेंट कहां होगा, ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन एक्सपांड्स बाय एब्जॉर्बिंग द लिक्विड, अंदर का लिक्विड एब्जॉर्ब करके एक्सपांड होंगे और मॉइस्ट सरफेस स्टिग्मा पर जाकर, और स्टिग्मा क्या करेगी, स्टिग्मा देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देती है। मिनरल न्यूट्रिशन जिन्हें पढ़ा है उनको याद होगा, मैंने कहा था बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, और मैंने कहा था कि इसके अलावा इसमें अदर सब्सटेंस भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं जैसे शुगर और अमीनो एसिड, और साथ में मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब होता ही है। तो लिक्विड में ये सारी चीजें डिसॉल्व होती हैं जिन्हें पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करता है, अपना इनर कंटेंट बढ़ाता है, और इंटाइन प्रेशर से बाहर आ जाती है, किससे, जर्म पोर से, पॉलन ट्यूब बना देती है। ओके, ये देखो साहब, ये तो पूरा ही दिखा दिया। वैसे तो सिंगल माइक्रोस्पोरोसाइट थी, डिवीजन हुआ, 4 बने, 4 से ये रिलीज होके हवा में उड़ गए माइक्रोस्पोर। अब इसने हवा में तो पहले ही उड़ा दिए, पर कोई बात नहीं, माइक्रोस्पोर में ये डिवीजन दिखा दिया, ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल, ये पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट दिखा दिया, ये 2 मेल गैमेट दिखा दिया। अब ये पहुंचेंगे और आगे जाके पॉलन ट्यूब इसमें एंटर होगी और फ्यूजन होगा, बाद की बातें। ठीक है, चलो। द इंटाइन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम जर्म पोर। पॉलन ग्रेन आर इधर मोनोसाइफोनस और पॉलीसाइफोनस, ये स्पेशल कंडीशन है। सिंगल पॉलन ट्यूब बाहर आती है तो मोनोसाइफोनस, एक से ज्यादा बाहर आती है तो पॉलीसाइफोनस, कुकुरबिटेसी में देखी जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसने दिए हो सकते हैं। मोनोसाइफोनस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मोनोसाइफोनस तो कुकुरबिटेसी में होती है और पॉलीसाइफोनस मालवेसी में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखने लायक है, वैसे अगर बुक में दिया हो तो देखना, अदरवाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो, ये देखो सिंगल आ गई और ये एक से ज्यादा आ गई, ऐसे। ठीक है, तो कई बार मोर देन 1 भी यहां पे आ जाता है। चलिए, ये इस तरीके से सिचुएशन दिखा रखी है। जनरेटिव सेल जो होती है वो डिवाइड होती है और क्या बनाती है, 2 मेल गैमेट बनाती है, जिनको स्पर्म भी कह सकते हैं। मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, ये तो जिम्नोस्पर्म से ही हो गए। अब किसकी मदद से जाएंगे, पॉलन ट्यूब की मदद से जाएंगे, और इसलिए अनइक्वल होते हैं स्लाइटली, मैंने बताया था आपको, और साथ में ट्यूब सेल तो क्या बनाती है, मेल जर्मिनल यूनिट बनती है। ठीक है, एट दिस 3 सेल्ड स्टेज
द पॉलन इज कॉल्ड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। यही तो देखा था अपन ने, बोलो ठीक है। देन ये देखो, पहले जनरेटिव न्यूक्लियस था, बाद में 2 मेल गैमेट बन गए और 1 ट्यूब न्यूक्लियस, 3 सेल्ड 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज। यही क्या है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। बस यही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन जो है पॉलन ट्यूब का, वो नॉन मोटाइल स्पर्म को लेके जाना है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब में सबसे पहले जाता है, उसके बाद में कौन जाता है, मेल गैमेट। और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे जाके क्या हो जाता है, वेस्टिजियल हो जाता है और फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसलिए जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर होती है तो उसके पास केवल क्या बचते हैं, 2 मेल गैमेट बचते हैं। ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब कैसी है, मैंने बताया था, केमिकल सब्सटेंस से अट्रैक्ट होती है, एपिकल होती है, अपने एपिकल पार्ट से बढ़ती है, और केवल किस पार्ट में होती है, टिप पर होती है। पॉलन ट्यूब पूरी नहीं बढ़ती, केवल टिप से बढ़ती है। जैसे कोलेप्टाइल टिप मुड़ता था ना, तो आप उसको फोटोट्रोपिज्म बोलते थे। ये केमिकल से हो रही है तो आप क्या बोलते हो, कीमोट्रोपिज्म। ओके, ये बात आ गई। इस तरह से देख लो, ये वापस वही डेवलपमेंट, 4 टेट्राहेड्रल, 1 निकला, 1 से 2 बने, वैक्यूल बनी पहले, वैक्यूल के बाद ये 2 न्यूक्लियस बन गए, 1 वेजिटेटिव और 1 ट्यूब, इसमें से पॉलन ट्यूब निकली, 2 मेल गैमेट आ गए। वही चीज़ें रिपीटेटिव फॉर्म में है, सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं। डिसएडवांटेजेस किस बात के, पॉलन ग्रेन मनी स्पीशीज के क्या हैं, एलर्जी कॉज करते हैं, इस बात के डिसएडवांटेज, ठीक है। और ब्रोंकियल, ये आपके लिए डिसएडवांटेज है, नेचर के लिए नहीं है। आपको एलर्जी है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसका काम चल रहा है, ठीक है। एरो एलर्जी। वीड पार्थेनियम बहुत फेमस है इसमें, ठीक है। पार्थेनियम का नाम लेना मैं भूल गया, मैंने आपको 2-3 एक्स्ट्रा एग्जांपल बताई। पार्थेनियम इसमें बहुत फेमस वीड है, क्योंकि इसका नाम बुक में और जगह भी आया है, इसलिए पार्थेनियम के पॉलन ग्रेन एरो एलर्जन होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको उस टाइम बताया था जब मैंने आपको वीड में इसका बताया था, स्पेशली इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज इकोलॉजी में जब पढ़ाया था, तब मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। ऐसा होता है, देखो छींक आ गई तुरंत आए, ठीक है, होता है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बहुत सारे हैं भैया, न्यूट्रिएंट में रिच हैं, टैबलेट की तरह लिए जाते हैं, सिरप की तरह लिए जाते हैं। ये देखो साहब, ये तो टैबलेट हैं, ये सिरप हैं, और ये इनसे बनते हैं तरह तरह के। और हनी जो होता है उसके अंदर भी इसका कंपोनेंट तो रहता ही है, ठीक है। पॉलन प्रोडक्ट, तो ये पॉलन प्रोडक्ट हैं सारे तरह तरह के। पॉलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेज, ठीक है। तो एथलीट अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और रेस के घोड़े अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए पॉलन प्रोडक्ट यूज करते हैं। आप भी रेस के घोड़े हो, आप भी एक रेस में शामिल हो, लेकिन आपको पॉलन प्रोडक्ट फिलहाल मिलेंगे नहीं, इसलिए आप उनको मत ढूंढो, सिंपल अपना न्यूट्रिशन लो, क्योंकि अपने यहाँ ज़्यादा मिलते नहीं है ये, ठीक है। ये देखो साहब, ये रेस हॉर्स है और ये एथलीट है, ओलंपिक शुरू होने वाले हैं, इसलिए पॉलन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये ड्रग्स में भी नहीं आते, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ओके, चलो। वायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, मैंने कहा था पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट, वो समय जब तक परागकण में अंकुरण की क्षमता मौजूद है, वो क्या कहलाती है, पॉलन वायबिलिटी। सीरियल्स में कितनी होती है, ये 30 मिनट तक होती है, और रोजेसी लेग्यूमिनेसी में ये कई महीनों तक हो सकती है, ठीक है। रोजेसी लेग्यूमिनेसी ये सब रोजेल्स ऑर्डर के हैं, और सोलेनेसी कौन से ऑर्डर का है, पॉलीमोनियल्स, याद करो अपन ने वहाँ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। ये रोजेल्स के हैं, इसमें आते हैं रोज, पीच, प्लम, ठीक है, वो इसके हैं, ओके। और ये तो आपकी फेमस फैमिली है, और इन सब में कई महीनों तक होती है। और सीरियल यानी आपकी ग्रेमिनी, ग्रेमिनी में कहाँ है 30 मिनट, ओके। ये तो साहब ग्रेमिनी रही, और ये आपके रोजेसी आ गए, देखो पीच प्लम वाली स्ट्रक्चर्स आ गई, ये आपकी लेग्यूमिनेसी आ गई, ठीक है, इस तरह से। क्रायो प्रिजर्वेशन, इनका पॉलन ग्रेन का लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से क्रायो प्रिजर्वेशन भी किया जाता है। आपको पता है इसमें टेम्परेचर क्या मेंटेन करना पड़ेगा। ये क्रायो प्रिजर्व होते हैं, किसमें काम आएंगे बताओ, किसमें काम आएंगे, पॉलन बैंक किसका पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन याद है, XC2 कंजर्वेशन, भैया ये सब इंटर रिलेटेड है, ये पहला चैप्टर है, वो आखिरी चैप्टर था, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट हो गई, क्रायो प्रिजर्वेशन में काम आते हैं, -196 पे स्टोर किए जाते हैं। ये देखो साहब स्टोर कर दिया इन्होंने, ठीक है। ये जो इन्होंने मास्क लगाया हुआ है, ये लिक्विड नाइट्रोजन से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए नहीं है, ये पहले वाला है, ठीक है। शील्ड लगाई हुई है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है। बस ये अपनी बात कंप्लीट हो गई, मेल पार्ट कंप्लीट, फीमेल पार्ट कल डिस्कस कर लेंगे, और फिर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म, ये सब, ठीक है। तो कल आप पूरा ओव्यूल, कार्पल और उससे आगे का पढ़ के आओगे। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों,
पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 क्वेश्चन तो केवल पॉलिनेशन में से आ जाते हैं, केवल पॉलिनेशन में से, ठीक है। वो एस्पेक्ट बताऊंगा बाद में, पर पढ़ जरूर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।